हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति हूँ और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हियर में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इग्नू एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर की जो बुक है MPS 3 भारत, लोकतंत्र और विकास, इस बुक के सेकंड चैप्टर को कवर करेंगे। इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो मैंने आपको जो है कवर करवा दिया है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से मेरी उस वीडियोस को देख सकते हैं। तो अब हम सेकंड चैप्टर की बात करेंगे, जो कि हमारा है विकास प्रतिमान विषयक बहस संरचना, डिबेट्स ऑन मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स, जैसे ही 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, वैसे ही हमारे देश के नेताओं के सामने जो है एक पिछड़ा हुआ देश था, जिसका आर्थिक विकास करना बहुत ज़रूरी था। यहाँ गरीबी, अशिक्षा, अव्यवस्था सब कुछ फैला हुआ था और इन सारी चीज़ों को अच्छे से टैकल करना जो है एक चुनौती के रूप में हमारे नेता के सामने था। ठीक है, तो इस अध्याय में हम भारत की आज़ादी के बाद हमारे नेताओं के सामने विकास को लेकर जो चुनौतियां थी उसके बारे में बात करेंगे। आज़ादी के बाद भारत में लोकतंत्र को अपनाया गया, हम सबको पता है, और किसी भी लोकतांत्रिक देश के विकास के लिए एक आदर्श प्रतिमान स्थापित करना जरूरी है। कोई भी लोकतांत्रिक देश हो, अगर वो विकास करना चाहता है तो उसके विकास के लिए एक आदर्श मॉडल होना चाहिए, जिसके थ्रू जो है विकास किया जा सके। नीतियों का निर्माण और उसका क्रियान्वयन विकास के प्रतिमान पर ही निर्भर करता है। जब हमारे पास मॉडल होगा, उसी मॉडल के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, उस मॉडल के अकॉर्डिंग ही नीतियों का निर्माण करेंगे, उनका संचालन करेंगे। आज़ादी के समय हमारे देश के जो नेता थे उनके पास दो ऑप्शन थे। ठीक है, और वो दो ऑप्शन कौन कौन से थे? एक और उदारवादी राज्य थे, ठीक है, जहां व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की जाती थी और समानता का वातावरण उनको दिया गया था, जैसे अमेरिका। भारत से पहले अमेरिका आजाद हो चुका था, वहां उदारवाद को अपनाया गया था और स्वतंत्रता समानता की बात की गई थी। तो दूसरी तरफ था साम्यवादी राज्य, जैसे कि रूस की क्रांति 1917 में हो चुकी थी, जहाँ पे जो है नागरिकों को आर्थिक न्याय देने की भी बात की गई थी। तो ये जो दो मॉडल है, ये दो मॉडल भारत के नेताओं के सामने उस टाइम पे था जब भारत स्वतंत्र हुआ था। तो पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है? असमानता फैली रहती है। ठीक है, जो गरीब लोग होते हैं उनको बाजार के भरोसे छोड़ दिया जाता है, इसीलिए समाज में असमानता आ जाती है। इसके अलावा साम्यवादी व्यवस्था में क्या होता है? व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कई प्रकार के प्रतिबंध दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि सारी चीजें जो है सरकार के कंट्रोल में होता है। भारत के जो नेता थे वो इस बात से सहमत थे कि तीव्र विकास, हम जो है विकास अपने देश का तभी कर सकते हैं जब जो देश है वो एक नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत काम करे। पर जो नेता थे वो ये भी मानते थे कि नियोजित अर्थव्यवस्था के चलते जो है हम निरंकुशता को नहीं अपना सकते, मतलब नियोजन को निरंकुशता के साथ नहीं जोड़ सकते, दोनों का तालमेल जो है नहीं बैठेगा, क्योंकि नियोजन को निरंकुशता से जोड़ने का मतलब है मानवीय मूल्यों के साथ जो है अच्छा नहीं करना, उनको नकार देना। इसीलिए सोचा गया कि जो भारत है इसमें एक नया प्रयोग करना चाहिए, जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक नियोजन को लागू किया गया। इस प्रयोग को एशिया तथा अफ्रीका में नवोदित राष्ट्रों के लिए एक नया सिद्धांत बताया गया। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार भारत में पूंजीवादी और साम्यवादी जैसे परस्पर विरोधी विचारों में तालमेल बैठाया गया। भारत में पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों का मिश्रित रूप अपनाया गया है। पूंजीवाद में से कुछ क्वालिटी ली गई, साम्यवाद में से कुछ क्वालिटी लेकर जो है भारत में नया एक्सपेरिमेंट किया गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करेंगे। संविधान सभा को संविधान निर्माण के समय समकालीन समस्या, जब संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही थी तो सभा को उस टाइम की जो प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स का शासन तंत्र पर पड़ने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखना पड़ा। 1943 में बंगाल का अकाल तथा खाद्य पदार्थों की भारी कमी, भारत का विभाजन और उससे उत्पन्न सांप्रदायिक दंगे, राजनीतिक शक्ति का ध्रुवीकरण, वामपंथियों की बढ़ती हुई गतिविधियां आदि कुछ ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने संविधान सभा की कार्यवाही को प्रभावित किया था।
सभा को संविधान का एक ऐसा प्रारूप तैयार करना पड़ा। उस टाइम पे प्रॉब्लम्स ही ऐसी थी कि सभा को एक ऐसा प्रारूप तैयार करना पड़ा जिसमें सामाजिक लक्ष्यों की घोषणा के साथ साथ एक जटिल प्रशासनिक तंत्र की रूपरेखा का भी समावेश हो। भारतीय संविधान निर्माता भारतीय जनतंत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले करोड़ों पिछड़े और शोषित वर्गों के उत्थान, हर गांव में, हर घर में और हर झोपड़ी, हर खेत में स्वतंत्रता का अनुभव कराना चाहते थे। जो संविधान निर्माता थे वो भारत से गरीबी को हटाना चाहते थे, भारत को एक खुशहाल देश बनाना चाहते थे, शोषित वर्गों का उत्थान करना चाहते थे और हर एक इंसान तक, हर एक देश की जनता को जो है स्वतंत्रता का अनुभव कराना चाहते थे। खुशहाली की स्थापना के साथ साथ गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, अशिक्षा भी मिटाना चाहते थे। चारों ओर एकता, भाईचारा, आपसी प्रेम और शांति के वातावरण का सपना संजोए हुए थे। जो नेता थे, जो संविधान निर्माता थे, वो देश में आपसी प्रेम, भाईचारा, एकता, शांति, ये सारा वातावरण जो है देश की जनता को देना चाहते थे। जो नेहरू जी थे उनका विश्वास था कि जो संविधान है, जो संविधान बनेगा वो भूखे लोगों को रोटी देगा, नंगे लोगों को कपड़े देगा और ऐसी व्यवस्था कायम करेगा जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार अधिक से अधिक ऊंचा उठने के अवसर जो है मिल सके। संसदीय लोकतंत्र और इसके अंतर्गत नियंत्रित विकास की जरूरत पर दोनों नेतृत्व में लगभग सहमति थी। जो नेता थे सभी जो है संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत जो है एक नियंत्रित विकास के लिए जो है सहमत थे, पर नियोजन का जो लक्ष्य है वो क्या होगा, किस विचारधारा से जो है काम किया जाएगा, कैसे रणनीति होगी, इस संबंध में जो है उनके बीच में मतभेद थे। इस संबंध में प्रमुख रूप से दो लगभग परस्पर विरोधी विचारधारा वाले लोगों में गहरे मतभेद थे। अब वो दो विचारधारा वाले लोग कौन कौन से थे? तो पहली जो हमारी विचारधारा है वो ऐसे लोगों की थी जो अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में निजी क्षेत्र के विकास को पूरी स्वतंत्रता देने के पक्ष में थे, जो चाहते थे कि निजी क्षेत्र को जो है स्वतंत्र छोड़ दिया जाए और सामंतवादी शासक, जमींदार और पूंजीपतियों के साथ जो है वो लोग समझौता करना चाहते थे, जन आंदोलन को दबाने की नीति अपनाना चाहते थे और पश्चिमी देशों के अनुकरण के लिए जो है उत्सुक थे। ठीक है, इसके विपरीत जो दूसरी विचारधारा के लोग थे वे चाहते थे राज्य या सार्वजनिक क्षेत्र के अत्यधिक विकास नियोजन के अधीन अर्थव्यवस्था पर राज्य के नियंत्रण और सामंतवादी व्यवस्था की समाप्ति के पक्ष में थे। और कुछ लोग चाहते थे कि जो विकास है वो नियोजित तरीके से सरकार के नियंत्रण में रहकर हो और जो सामंतवादी व्यवस्था है उसका समापन हो। इनके अनुसार जनसाधारण के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध होना चाहिए, भूमि सुधार और वितरण पर राज्य का नियंत्रण जरूरी था और इसी बात ने जो है उन्हें समाजवादी वैचारिक स्तर तक पहुंचा दिया था। ठीक है, तो दो विचारधारा ये थी। इसके विपरीत जो गांधी जी थे उनका क्या लक्ष्य था, उनका क्या कहना था? तो गांधी जी सबके लिए सामाजिक न्याय और आर्थिक अवसर की समानता को प्राप्त करना चाहते थे। सामाजिक न्याय वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत का स्वाभाविक परिणाम था। रोटी के लिए श्रम तथा ट्रस्टीशिप के सिद्धांत से धन के न्यायपूर्ण वितरण में और सबके लिए अवसरों की अधिकतम क्षमता लाने में योग मिलता है। जो गांधी जी थे वो सबको जो है एक समान अधिकार देना चाहते थे। ठीक है, समानता लाना चाहते थे, अवसर की, सामाजिक न्याय चाहते थे। इसके अलावा जो है ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में वो ज्यादा विश्वास करते थे। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत अपनाया था। मनुष्य के प्रारंभिक आर्थिक जरूरतें, जो गांधी जी थे उनका कहना था कि जो बेसिक नीड्स है उनकी तृप्ति जो है कुटीर उद्योग में बने सामानों से भी की जा सकती थी। इसके अलावा जो गांधी जी थे वो ज्यादा से ज्यादा जो है गांवों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। ठीक है, जो नेहरू जी थे वो समझौतेवादी साधन की ओर देख रहे थे। यद्यपि आर्थिक व्यवस्था और नीति के प्रश्न पर जो नेहरू जी थे उनके विचार गांधी जी से अलग थे, पर साधन और क्रियान्वयन से संबंधित नीतियों के विषय में वे उनके अनुयायी थे।
स्वतंत्रता प्राप्ति के समय नेहरू जी की जो पर्सनैलिटी थी वो इतनी अच्छी थी कि अगर वो कोई भी बात बोलते तो लोग उनकी बात मान लेते। बट जो नेहरू जी थे वो जो है अपनी विचारधारा को मनवाने के स्थान पर जो है तालमेल और समझौते को अधिक महत्व दे रहे थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के आरंभिक वर्षों में जब संविधान निर्माण का काम पूरा नहीं हुआ था तो कांग्रेस शासन ने प्रतिस्पर्धा रोकने और समझौता स्थापित करने के लक्ष्य से उदारवादी आर्थिक नीतियों को अपनाना शुरू किया, जिसमें निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया गया। लेकिन जो कांग्रेस कार्य समिति है उसने राज्य के स्वामित्व, उत्पादन में वृद्धि और धन के केंद्रीकरण को रोकने के लिए अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में नियंत्रण के समाजवादी सिद्धांत की पुष्टि की थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में आर्थिक समस्याओं का एक कुचक्र विकसित हो चुका था। इसे तोड़ने के लिए ऐसी क्रांतिकारी नीति की जरूरत थी जो आर्थिक प्रोत्साहन और राजनीतिक दबाव के प्रयोग से असमानता को धीरे धीरे समाप्त करती चली जाए। पूंजी के केंद्रीकरण को तेजी से सीमित करना और आवश्यक संस्थागत परिवर्तन लाना जरूरी था। इन लक्ष्यों के संबंध में नेताओं में सहमति तो थी, पर इन्हें प्राप्त करने के लिए क्या क्या नीतियां अपनाई जाए, क्या कदम उठाए जाए, इस संबंध में जो है मतभेद था। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि जो नेता थे वो विकास तो करना चाहते थे देश का, बट विकास किस मॉडल द्वारा हो, नीति क्या होनी चाहिए। ठीक है, इस संबंध में जो है उनके मध्य जो है मतभेद था, सबकी अपनी अलग अलग विचारधाराएं थी। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो वीडियो है आज का हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अगर कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।